हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनाइट कोचिंग में। प्रीवियस वीडियो में हमने एक वीडियो अपलोड किया था म्हाडा एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको कुछ बुक्स बताया था विच बुक्स यू शुड रेफर फॉर दिस एग्जाम फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर। और वो वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपका। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मुझे, मैसेजेस भी आए थे कि इसका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए म्हाडा एग्जाम के लिए। कम से कम टाइम में आपका स्टडी शेड्यूल कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज नॉन टेक्निकल को कैसा कवर करना है और टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कैसा कवर करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्रीवियस वीडियो में देखिए हम क्या देखा था। मैंने आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट्स कौन से हैं जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए, कौन से सब्जेक्ट्स है। नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको पता है 30 एंड 119। मैं थोड़ा सा एक यहाँ पर बता देता हूँ कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और उसको कैसा स्टडी प्लान करना है। देखिए, ये वन ऑफ द बेस्ट स्टडी प्लान रहेगा आपका कम से कम टाइम में, क्योंकि एग्जाम की जो प्रोबेबल डेट है वो हो सकता है कि नवंबर के एंड में आपका एग्जाम हो। ज़्यादा चांसेस नवंबर के एंड में होने के हैं, नवंबर के मिड में, मतलब 15 तारीख के बाद नवंबर के 2021, तो हो सकता है तब वो एग्जाम हो जाए। तो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी आप कैसा कौन सी चीज़ पर फोकस करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इतने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको वो है, और जूनियर इंजीनियर के लिए ये वाले सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने थे। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट बेसिक्स देखो, दोनों तरफ उसने बताया है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो इंटरनेट बेसिक्स को। ठीक है, और दोनों 100 मार्क्स के लिए था, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी था। मराठी, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये सब आपको कितने मार्क्स के लिए बोला है उसने, 25 ईच। तो इस तरह से टोटल जो पेपर होने वाला है वो आपका 200 मार्क का होने वाला है, 200 मार्क्स का। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया था, प्रीवियस वीडियो भी अपलोड किया था आपको। बुक्स अगर आपको चेक करना है तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। नाउ कम्स द स्टडी प्लान। स्टडी प्लान कैसा करना है, लेट अस इमेजिन, लेट अस एज्यूम कि आपके पास 30 से 40 दिन का टाइम है। अब इस 30 से 40 दिन के टाइम को आपको कैसा इफेक्टिवली यूज करना है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस दिन मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, वहां से मैंने कंसिडर किया है कि आपको एटलीस्ट 30 to 40 डेज तो मिलने ही वाले हैं कंफर्म। तो इसको कैसा आपको स्टडी प्लान होना चाहिए, देखिए टेक्निकल 100 मार्क्स के लिए है, जिसमें इंटरनेट बेसिक्स भी है। तो आपको देखो, अगर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट हो या जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हो, 9 से 10 सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस इन द सेंस क्या, आपको सिर्फ रीड आउट नहीं करना है। एक एमसीक्यू है, उसको आप रीड कर दे रहे हो और नेक्स्ट एमसीक्यू पर जा रहे हो, नहीं। आपको एक एमसीक्यू पढ़ना है और उसका एनालिसिस करना है, उसके आजू बाजू, उसके इर्द गिर्द कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, इस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। और थ्योरी कंसेप्ट आप लर्न करने में ज्यादा फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने आपको बुक्स बताया है म्हाडा के कौन से बुक्स आप रेफर करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा बुक्स के लिए, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अभी थ्योरी कंसेप्ट की मैं क्या बात कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्वेश्चन आता है, एक पर्टिकुलर सीमेंट के इनग्रेडिएंट पर क्वेश्चन आ रहा है कि उसमें C3A का परसेंटेज कितना है और C3S का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सीमेंट का आपको C3A कम ज्यादा होने पर क्या होता है वो आपको पता है, बट आपको और जो दूसरे सीमेंट्स है उसमें अगर C3A और C3S का परसेंटेज कम ज्यादा होता है तो क्या इफेक्ट होता है, वो आपको खुद से स्टडी करना है। मतलब जो 4 ऑप्शंस भी दिएंगे उसके बारे में तो स्टडी करना ही है, बट वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक के आजू बाजू घूम रहा है वो भी आपको देखना है और उसको स्टडी करना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस टेक्निकल सब्जेक्ट्स को 20 to 25 डेज देना है। अब आप बोलोगे पूरे डेज तो मैं इसमें ही दे दे रहा हूं, फिर नॉन टेक्निकल को कैसा टाइम मिलेगा। तो मैं उसका भी आपको बताने वाला हूं, बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि पर्टिकुलर टॉपिक्स ही आपको करना है नॉन टेक्निकल में। देखिए, पहले मैं टेक्निकल का तो कवर कर लेता हूं कि 20 to 25 डेज देना है और कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, एटलीस्ट 150 to 180 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट आपको एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करना है। मतलब एक सब्जेक्ट के आपको कम से कम कितने एमसीक्यू सॉल्व करना है, कम से कम 150 to 180 पर सब्जेक्ट विथ एक्सप्लेनेशन। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, वैसे तो आपको 500
थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज मिलेंगे। बट अगर एक्सप्लेनेशन के साथ जा रहे हो और चैप्टर वाइज हर चैप्टर कवर करने की आप कोशिश कर रहे हो, हर चैप्टर से 20-20, 10-10 एमसीक्यूज उठा रहे हो और उसको डिटेल में उसके थेरी के पीछे आप जा रहे हो, मतलब उसके ऑप्शंस के आप इर्द गिर्द घूम रहे हो और उससे आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हो और उससे अच्छे स्टडी कर रहे हो, तो ये पॉसिबल होगा। 20 to 25 डेज में आप पूरा टेक्निकल कवर कर सकते हो आसानी से। बट फोकस किस पर करना है? एमसीक्यू और उसका एक्सप्लेनेशन आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है, ठीक है। कम से कम बोल रहा हूं मैं यहां पर, ये भी याद रखिए आप, इससे ज्यादा होता है तो इट इज वेल एंड गुड। देन नॉन टेक्निकल में सबसे पहले मैं लैंग्वेज की बात करता हूं, मराठी और इंग्लिश। अब आप बोलेंगे मराठी और इंग्लिश तो इतना है कि मुझे इसको ही स्टडी करने में 5 से 10 दिन गुजर जाएगा। तो याद रखिए, इंग्लिश में मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन पूछता है वो, सिर्फ यहां पर देखो मैंने कितने, 3 और 3 6 7 8 9, सिर्फ 9 ऐसे चैप्टर्स दिया है जिसपे वो रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है। तो उसमें क्या क्या है आपका? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रोनाउंस, देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लॉजेस, वर्ब, एडजेक्टिव और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ इस पॉइंट्स पर, इस चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ये रिपीटेड है, हर एग्जाम में कंफर्म पूछे ही जाते हैं, तो इस पर आपको फोकस करना है। तो ये चीज क्लियर हो गई। आपको इंग्लिश पूरा पढ़ना है क्या? हाँ, अगर टाइम मिलता है तो यू कैन स्टडी ना। हाँ, अगर टाइम मिलता है आपको ज्यादा तो आप स्टडी कर सकते हो। बट यहाँ पर टाइम भी कम है और आपको पढ़ना ज्यादा है, तो इस केस में क्या करेंगे हम? सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। इन केस अगर डेट एग्जाम आगे पोस्टपोन्ड होती है या आपको टाइम बच जाता है, आपका स्टडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है टेक्निकल का, तो यहाँ पर अगर आपके डेज सेव होते हैं, आपका इंग्लिश पुअर है, तो आप इसको टाइम बढ़ा सकते हो और दूसरे चैप्टर्स भी आप टाइम दे सकते हो। बट पहले कौन से चैप्टर्स करना है आपको? ये चैप्टर को फोकस करना ही है। देन मराठी, मराठी में भी सेम आपको वही इशू है कि आपको सब चैप्टर्स की स्टडी नहीं करना है। और अगेन, जो भी मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, उसके सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, एमसीक्यूज और उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है। मराठी में देखिए कौन से आपको चैप्टर्स देखना है। अव्यय, उभयान्वी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय, देन मराठीतील म्हणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द म्हणी पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता ही है जनरली बहुत सारे एग्जाम्स में। शब्दांचे शक्ती, संधी व त्याचे प्रकार, वाक्य व त्याचे प्रकार, विश्लेषण, विशेषण व त्याचे प्रकार, क्रियापद व त्याचे प्रकार, काळ व त्याचे प्रकार, ठीक है। अब इसको वक्त कितना देना है आपको, ये तो क्लियर हो गया कि आपको पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, गिने चुने टॉपिक्स करना है। तो ये इतना पढ़ने को आपको कितना दिन लग सकता है? 3 दिन में आपको ये चैप्टर होना चाहिए। कितने हैं ये? 8, 6 से 8 हैं। अगर आप 3-3 टॉपिक भी रोज करते हो और उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तब भी आपका 3 दिन में ये आराम से कवर होता है। तो समझ रहे हो आप, कम से कम दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने का टाइम मिल सकता है। बट कब? अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो। स्मार्ट स्टडी मतलब क्या? क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बस उतना ही स्टडी करना है आपको। तो कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब रही बात मराठी थी मनी, बहुत सारे आते हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ स्टडी कर कर आपको जो इंपॉर्टेंट, जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, बहुत सारे मराठी के जो मनी है, वो आपको मैंने एक पीडीएफ दिया है फ्री में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मराठीतील मनी, ठीक है। चलो, मराठी और इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और उसके मनी जो है सिर्फ एक एक ये वाला चैप्टर, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उसके नोट्स का, ठीक है। अब रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, अब रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को आपको सेपरेट टाइम नहीं देना है, ये बात याद रखिए। सेपरेट टाइम नहीं देना है तो फिर क्या करना है? आपको इसको 10 से 15 दिन लगता है, बट आपको इसको कब स्टार्ट करना है? जब आप टेक्निकल सब्जेक्ट डे 1 से ही आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। क्या बोल रहा हूं मैं? डे 1 जब आप टेक्निकल सब्जेक्ट करते हो तो तभी उसको 1 से 2 आवर, ये मैंने डेली 2 आवर्स लिखा है, आइडियल है। 1 आवर भी अगर आप देते हो कम से कम, तो आपका ये सेपरेट सिलेबस, इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो, चाहे वो मराठी हो, इंग्लिश हो, टेक्निकल सब्जेक्ट हो, सिविल इंजीनियरिंग के, उसके साथ साथ आपको 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा निकालना है और रीजनिंग और एप्टीट्यूड पर प्रैक्टिस करना है, उसके एमसीक्यूज। उसमें भी आपको गिने चुने टॉपिक ही करना है जो बार बार रिपीट होते हैं। ब्लड रिलेशंस, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शंस होता है ना, एक पर्सन मूव्स देन ही टर्न्स राइट इन नॉर्थ और वॉट एवर इट इज, नॉर्थ साउथ, देन परसेंटेजेस, नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर्स होता है। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन सारे कर दो आप, वेन डायग्राम वाले बहुत सारे टाइप होते हैं, प्लेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, वो वाले अच्छे कर दो। मतलब जो क्वेश्चंस जो वेन डायग्राम से सॉल्व हो सकते हैं
उस क्वेश्चन पर आपको डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है हर एक एग्जाम में, और महाड़ा में भी पूछ सकता है। ये मैंने आपको अच्छा खासा रिसर्च करके मैं आपको ये बता रहा हूँ, रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ। देन पजल डायग्राम्स भी, और कोडिंग एंड डिकोडिंग। पजल मतलब वो डायग्राम वगैरह कि इसके बाद क्या आ सकता है वो वाला, और डिकोडिंग एंड कोडिंग। तो इतने टॉपिक्स तो आपको अच्छे से करना ही है। इनकेस इसके बाहर एक आधा 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो वो आपका बैड लक हो जाएगा। बैड लक मतलब आपको उतना नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आपको इतने क्वेश्चंस तो कंपलसरी आएंगे। तो इतने क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है, इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना ही है। इसके अदर देन दिस भी आप कर सकते हो, बट इसको आपको ज्यादा फोकस करना है। और क्या करना है, डे 1 से ही, फॉर एग्जांपल आप जब भी स्टडी स्टार्ट करने वाले हो तब से ही आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का भी आपको इशू सॉल्व हो गया। इंटरनेट बेसिक्स, अब देखो उसने टेक्निकल में ही आपको बताया है कि इंटरनेट बेसिक ये 10वां और 11वां सब्जेक्ट है। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि टेक्निकल जो हमारा है सिविल इंजीनियरिंग, वो सिर्फ 90 मार्क्स को आएगा, और 5 से 10 मार्क को इंटरनेट बेसिक्स आने वाला है। और सबसे ज्यादा मार्क्स अगर आपको कम से कम टाइम में कोई दे सकता है तो वो इंटरनेट बेसिक्स है। कैसे, इसको मैक्सिमम आपको 1 दिन ही लगेगा स्टडी करने के लिए। और आपको कितने मार्क देगा ये, मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो इस पर डेफिनेटली आएंगे। अगर 10 क्वेश्चन आते तो बस बोनस पॉइंट होने वाला है आपका। सो 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ, और आपको उसको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ऐसा अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको डेफिनेटली 1 दिन देना तो कंपलसरी है। अब इसका स्टडी क्या है, तो आपका मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मैंने पीडीएफ रखा है, सैंपल पीडीएफ है वो। अगर आपको फुल पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप की लिंक भी मैंने आपको नीचे दिया है। ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप उस पीडीएफ का एक्सेस ले लीजिए, ठीक है। मेरे ऐप पर वो वीडियो, वो ये वाला पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। इंटरनेट बेसिक्स सैंपल में ही आपको समझ में आ जाएंगे कि व्हाट क्वालिटी आई हैव मेंटेन्ड। इंटरनेट बेसिक्स के डेफिनेटली मैंने आपको कम से कम टाइम में, आप सिर्फ 1 डे में, तो मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 1 डे में आपके 3 से 4 रिवीजन होंगे। उसमें ही मैंने आपको एमसीक्यूज डाल दिया है वही पीडीएफ में। एमसीक्यूज भी है, थेरी भी है, और उसके बाहर डेफिनेटली नहीं आएगा, इतना तो हो सकता है पॉसिबिलिटी। और वैसे भी इंटरनेट बेसिक्स वर्ड यूज किया है उसने, तो ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा वो। फुल फॉर्म पूछ सकता है वो, वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होगा, यूआरएल का फुल फॉर्म, www का फुल फॉर्म पूछ सकता है। या उसके मराठी में अगर बोलेंगे आप, जनक होता है ना, जनक, फादर, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, फादर ऑफ www किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। या थोड़ा सा अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता है वो, तो आपको इंटरनेट के कनेक्शन जो होते हैं उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। देन प्रोटोकॉल पर क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोटोटाइप पर क्वेश्चन पूछ सकता है। वीपीएन के जो आईपीज होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स या एक्सेस पॉइंट वगैरह, उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, हार्डली आपको 10 से 20 पेज का पूरे नोट्स मैंने कवर कर लिया है विथ एमसीक्यूज। 1 दिन आपको देना पड़ेगा, और सैंपल पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर फुल एक्सेस चाहिए आपको पीडीएफ का, तो आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा, यूनाइट कोचिंग ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आपको फुल बुक चाहिए तो यू कैन डाउनलोड द यूनाइट कोचिंग ऐप, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस तरह से आप स्टडी प्लान आपका मेंटेन रख सकते हो। इन केस अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, जीके पार्ट रह चुका है अभी सबसे लास्ट पार्ट। तो जीके पार्ट के बारे में मैं ये बोलूंगा कि इसको आपको 3 से 5 दिन कम से कम देना पड़ेंगे, बट मेरी बात याद रखिए, 3 से 5 दिन देने के बाद भी यू कैन नॉट से कि आपको इसमें मार्क कंफर्म मिलेंगे ही अगर मैंने इतना स्टडी कर दिया तो। क्यों, क्योंकि जीके में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, ये सारों का, क्रिकेट मतलब स्पोर्ट्स, इतना सारा पूछने के बाद भी, इतना सारा अगर आपको स्टडी करना है तो कम से कम आपको 3 से 5 दिन देना ही है, फुल डेज, 8 to 10 आवर्स। और फिर भी आप नहीं कंफर्म बोल सकते हो कि इसमें से ही आपको पूछने वाला है। तो ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ, मतलब मैं इसको स्टडी मत करो ऐसा नहीं बोलूंगा, इसको भी आप एक मोटा मोटा स्टडी कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। इसका आउटपुट बहुत कम आता है, मतलब आप 5 दिन देने के बाद भी ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से एक क्वेश्चन भी ना आए जो भी आप स्टडी करो। तो वो एक थोड़ा सा देखकर स्टडी करो, स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करो। बुक के लिए तो वैसे मैंने आपको सेपरेट बुक दे ही दिया है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यू कैन क्वालिफाई द म्हाड़ा एग्जाम, यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर दो बस कि यस आई विल क्वालिफाई म्हाड़ा एग्जाम। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो ये अच्छे लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूनाइट कोचिंग, और ऐसे ही वीडियोस आगे भी आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूनाइट कोचिंग। थैंक यू सो मच।